चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में, है ना। तो लिख लो, ऊपर में हेडिंग दो एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? हम लोग पावर देख चुके हैं, वर्क देख लिए हैं ना। वर्क तो डिफाइन कर लिए थे। पावर किसको कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और एनर्जी किसको कहेंगे? एनर्जी, शरीर में एनर्जी रहेगा तो काम करने का एबिलिटी रहेगा ना। हाँ, काम करने का क्षमता कब रहेगा? जब शरीर में एनर्जी रहेगा, है ना। जो एकदम आदमी लेटा हुआ है हमेशा, शरीर में जान ही नहीं है, तो कोई वर्क कर सकता है? नहीं। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। काम करने का एबिलिटी को, क्षमता को कहते हैं क्या? एनर्जी। तो एनर्जी डिफाइन कर लो, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क is known as energy। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। अब एनर्जी जो है वह मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कौन सा एनर्जी के बारे में बात करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो बहुत सारे एनर्जी होता है ना। लेकिन हम लोग मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? जिसको कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा चलने से, पोजीशन बदलने से एनर्जी जो आता है उसका नाम क्या होता है? मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मूविंग पार्टिकल हो गया, या पोजीशन बदल रहा है, कन्फिग्रेशन हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को मैकेनिकल कहेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, लिखो, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है। पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण वर्क करने का जो एबिलिटी आ जाए उसका नाम क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी, है ना। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण वर्क करने का जो एबिलिटी होगा उसे क्या कहेंगे? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण डेवलप कर रहा है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के कारण, है ना। तो इसमें पॉइंट करते हुए लिखेंगे हम लोग। लिखो, इट डेवलप ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण डेवलप करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख लो, इट इज गिवन बाय, इसको तो जानते ही हो ना तुम लोग, हमेशा से पढ़े हो। काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होता है? हाफ mv²। मोमेंटम के टर्म में भी याद है क्या तुम लोग को? नहीं। हाँ, मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हमें इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना होगा तो मोमेंटम बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में m से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? m² b², तो 2/m लिख दे ऐसे, और m इंटू भी क्या लिख सकते हैं? p। तो ये हो जाएगा p²/2m। तो
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया मोमेंटम के टर्म में कितने के बराबर, p² के ई। अच्छा यहाँ के लिख दिए, एम हो गया है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लो, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। कैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर ट्रेन है ना, ट्रेन है इस तरह से, और इसमें एक कंपार्टमेंट है, इसमें 2 आदमी ऐसे बैठा हुआ है ना। ट्रेन चल रही है, तो एक आदमी दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में है, तो वेलोसिटी तो होगा नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बताएगा, एक दूसरे का 0। लेकिन जो आदमी यहाँ ग्राउंड पर खड़ा होगा, क्या वह भी इस पर्सन को रेस्ट में देखेगा कि मूव करते हुए देखेगा। तो ये आदमी जो है, जो ग्राउंड पर खड़ा है, वह क्या कहेगा कि इस आदमी के पास काइनेटिक एनर्जी है ना, इस आदमी के पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो इस ट्रेन के अंदर ही है, वो आदमी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बताएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। तुम्हें बताए भी थे, वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है ना। चलो लिखो पहले इतना। चलो आगे देखते हैं। पहले एक मैसिव स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना। कुछ याद रखने वाला टर्म है, पहले उसको कर लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन समझ लेंगे, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं आएगा। परसेंटेज वाला याद रखना, परसेंटेज एरर निकालने के लिए बताए थे ना, तो परसेंटेज वाला में जो जो क्वेश्चन बताए हैं वहाँ पर सब यहाँ पूछा जाता है, तो परसेंटेज वाला याद रखना है। चलो लिखो तो, काइनेटिक एनर्जी हेडिंग दे दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैसिव स्प्रिंग। समझो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैसिव स्प्रिंग है और इसके इस एंड को वेलोसिटी दे दिए है, इसका मास m है और इस एंड को वेलोसिटी दे दिए। कहता है बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना। तो समझो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते कितना है, 12m v²। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 12m। अब ये बताओ, इस पॉइंट का वेलोसिटी हम v दे दिए हैं, तो क्या सभी पॉइंट का वेलोसिटी सेम ही हो जाएगा क्या। ये तो स्प्रिंग है, हर एक सेक्शन पर फोर्स लगेंगे, है ना। तो हर एक सेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया कि वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल का तो एक ही उपाय होता है, क्या, इंटीग्रेशन। कहीं भी वेरिएबल आ जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन। क्लियर ना। और इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और फिर प्रॉपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग का लेंथ जो है वह L है। टोटल लेंथ कितना है, L मान लेते हैं। ठीक है, तो L लेंथ पर तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट पर जो है उसका वेलोसिटी कितना है, v। लेकिन हमें इसमें एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और उसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और उसे प्रॉपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे, तब जा करके हमें टोटल मैसिव स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो चलो यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट।
ठीक है। अब इसका मास निकालने का कोशिश करो। तो समझो कैसे मास निकाल लेंगे। मास तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे थोड़ा समझो। यूनिटरी मेथड लगा दें। एल लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट कंसिडर किए हैं उसका लेंथ कितना है dx ना, तो उसका मास कितना हो जाएगा है ना, तो ये dm हो गया कितना m/l इंटू dx। dm मतलब ये एलिमेंट का मास है ना। dm का मतलब क्या होता है, मास ऑफ कंसिडर एलिमेंट, मास ऑफ कंसिडर। चलो तो काइनेटिक एनर्जी लिखने में तो मास चाहिए, उस एलिमेंट का वेलोसिटी भी तो चाहिए, तो उसको भी यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। कैसे समझो। एल लेंथ पर जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना है, तो एल लेंथ पर जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी b हो गया। तो ये एलिमेंट जो है वो कितने लेंथ पर है x। अच्छा यूनिट लेंथ का वेलोसिटी कितना, यूनिट लेंथ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हम कितने डिस्टेंस पर वेलोसिटी चाहते हैं x, तो x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा v/lx। इसको हम v1 कह देते हैं, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसका मास भी निकाल लिए हैं, इसका वेलोसिटी भी निकाल लिए हैं, तो उसका हम काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकते हैं। तो नाउ उसका काइनेटिक एनर्जी डी के लिख देते हैं। डी के मतलब उस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी है ना, कितना हो जाएगा हाफ उसका मास और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। तो ये डी के अपना कितना हो जाएगा, हाफ मास कितना निकाले हो, देखो कहाँ पर निकाले हो, यहाँ पर ना m/l dx। तो m/l dx और v1 स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करो तो कितना हो जाएगा v²/l² x²। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ से dk का वैल्यू अपना कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से 1/2 m, ये रह गया ऊपर में v², ठीक है। नीचे में देखो l² और l कितना हो जाएगा l3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x² dx। तो इसमें वेरिएबल कौन है, जिसमें d लगा रहा था वही तो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल कौन होगा x है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन का काम है सम करना, क्या करना काम होता है, तो ये पूरे को सम करोगे तब ना, ये छोटा सा एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाल लिया है ना, लेकिन ये तो पूरे स्प्रिंग का निकालना है। तो ये तो मास का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सभी एलिमेंट को ऐड करना होगा, और ऐड करने का जो मैथमेटिक्स होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन है ना। तो इसको प्रॉपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। प्रॉपर लिमिट कहने का मतलब पूरा में वेरिएशन हो जाए एलिमेंट का। तो देखो ये मिनिमम जो है ना यहाँ पर आ सकता है ना, मैक्सिमम कहाँ जा सकता है यहाँ पर। तो मिनिमम x का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है l है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से l, तो इधर से 0 से k कह देते हैं है ना, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का। तो यहाँ से बताओ dk का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, और लिमिट भी डालेंगे तो यही रह जाएगा, ये हो गया हाफ m v²/l3 x² dx का इंटीग्रेशन बताओ x3/3 इधर रख लेते हैं, और ये ब्रैकेट हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये काइनेटिक एनर्जी k लिख देते हैं है ना, काइनेटिक एनर्जी k लिख दिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 1/6 mv²/l3, और यहाँ लिमिट डालो l3 माइनस 0 का क्यू, यही ना। तो ये तो कट ही जाएगा। बताओ मैसिव स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, याद रखेंगे ना, ये हमेशा के लिए याद रखते रहो।
लिखो यहाँ तक। चलो एक कॉन्सेप्ट और काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझना चाहिए, है ना। कभी कभी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगा करके काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लेता है ना। तो लिख लो तो काइनेटिक एनर्जी इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। देख लेना स्पेलिंग, है ना। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स समझो, आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का जन्म दिया है ना। उनके हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के करीब वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो उसका मास बदलने लगता है, उसका मास चेंज होने लगता है, लेंथ चेंज होने लगता है, टाइम चेंज होने लगता है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आइंस्टाइन ने दो तरह के मास के बारे में बताया। एक मूविंग मास, जब ऑब्जेक्ट हाई वेलोसिटी से मूव करेगा उस समय मास, और जब रेस्ट में रहेगा उस समय मास। दोनों मास में अंतर हो जाता है, ठीक है। टाइम मशीन का नाम सुने हो ना, है। यह कॉन्सेप्ट जो है टाइम डायलेशन आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से होता है ना। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो बहुत हाई वेलोसिटी से चले, लाइट के करीब वेलोसिटी से, तो उसमें टाइम जो है बहुत कम रेट से बीतता है ना। मान लो अर्थ का 100 साल उस जहाज़ पर जो लाइट के करीब वेलोसिटी से जा रहा है वो हो सकता है 10 साल के बराबर हो, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। आई बात समझ में? तो उन्होंने 3 चीज़ का वेरिएशन बताया था। मास वेरी करने लगता है, लेंथ वेरी करने लगता है, और टाइम वेरी करने लगता है। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना। चलो, तो उसी ड्यूरेशन में उन्होंने 2 तरह के मास के बारे में डिस्कस किया है। एक रेस्ट मास और दूसरा हो जाता है मूविंग मास, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट मास, इसको कहते हैं रेस्ट मास, और इसको कहते हैं मूविंग मास, मूविंग मास। ये सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये जो भी है वह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब समझो, आइंस्टाइन ने बताया था एक इक्वेशन E=mc², बड़ा फेमस हो गया था, है ना। सब अपने मोटरसाइकिल के पीछे में E=mc² लिख करके चलता था, है ना। तो m जो है वह मास है और c है वेलोसिटी। इस रिलेशन में आइंस्टाइन ने ये बताया था कि मास एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी जो है वो मास में चेंज हो सकता है, ठीक है। सिनेमा में देखते हो ना, भगवान जी एकदम अपीयर हो गए, एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं और एकदम आदमी के रूप में आ गए, है ना। और आदमी से कैसे गायब करता है? भगवान जी गायब होते तो कैसे होते? सीधा यहाँ आदमी के रूप में, मास के रूप में, एनर्जी के रूप में बदल जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? गायब होते सिनेमा में, है ना। तो ये एनर्जी मास का कॉन्सेप्ट है। मास एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी मास में। और कौन सा इक्वेशन के हिसाब से? तो E=mc², है ना। ये किसका कॉन्सेप्ट है? आइंस्टाइन का। तो जैसे देखो, समझो, हमें काइनेटिक एनर्जी समझना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास कितना एनर्जी होगा? mc², वेयर m0 इज द रेस्ट मास। और जब वह मूव करने लगेगा तो उसका मास तो बदल जाएगा, तो उसके मास बदल जाने के कारण उसके पास एनर्जी अब इतना हो जाएगा। लेकिन चल रहा है, चलने से जो एनर्जी मिलता है उसका नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है
वह इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटिविस्टिक के केस में कितना लिखोगे, एम नॉट माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। इसमें एम नॉट क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, और एम क्या है, मूविंग मास, जब मोशन में रहेगा तब उसका मास। आई बात समझ में। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इस रिलेशन को भी हमें याद रखना है। चलो इतनी बात जो है वह काइनेटिक एनर्जी के बारे में याद रखना है ना। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, एक आध प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं रहता है। परसेंटेज वाला खूब देगा जो कि हम बता चुके हैं। कहाँ बताए हैं बताओ तो, एरर में। तो प्रॉब्लम में कह रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन कि एक पार्टिकल है, इसको काइनेटिक एनर्जी ई नॉट से फेंक दिए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। जब यह मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो लिखो तो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with initial kinetic energy E naught. Find the kinetic energy. Find the kinetic energy when particle is at maximum height. Maximum height, ठीक है। समझो, मान लो यहाँ यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ई नॉट दिया है, मतलब कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, ये ना। और हमसे कहाँ पर पूछ रहा है, जब पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जानते हो ना मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, कितने के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, ये b के बराबर हो गया वहाँ पर। तो v जो है, v कितना लिख सकते हो, u cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना हो जाता है, 1/√2, ये है ना। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी बोलें के ई, तो लिख सकते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर, और भी कितना है ये बताओ, भी का वैल्यू u/√2 इसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अपना कितना मिल जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर बाई, ये इक्वेशन नंबर। और 1 और 2 से कंपेयर करके बताओ ई नॉट के टर्म में कितना लिखेंगे, 1 और 2 से बताओ तो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो, हाफ एम यू स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, ई नॉट, तो ये हाफ एम यू स्क्वायर बाई 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई 2। आई बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, अपना बनाते रहना क्वेश्चन, और क्या, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो।